हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज आपके लिए मैं एक लीगल वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों कई बार और कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर मैंने लड़की से इस वजह से शादी की थी कि लड़की गरीब परिवार की है, उनको नीड है और मैंने शादी कर ली। शादी में मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी उनका सामने वालों का खर्च नहीं करा, यहां तक कि शादी का भी जो खर्चा था वो भी मैंने किया। लेकिन अब जब डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है तो वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमने जो है 30-40 लाख रुपए शादी में लगा दिए, इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया, दान दहेज दिया और अब मुझसे कुल मिलाकर के 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है कि 50 लाख रुपए दो तो सेटलमेंट कर लीजिए, छोड़ दीजिए। और मेरी जो जॉब है वो छोटी है, मैं 10-15 हजार रुपए महीना कमाता हूं, मैं 50 लाख रुपए कहां से दूं। तो दोस्तों ये समस्या हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हो और कोई अननेसेसरी आपसे डिमांड कर रहा है तो आप क्यों देंगे। कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि यदि उसकी जिम्मेदारी बनती है तो चलो एक बार के लिए जेन्युइन अमाउंट दी जा सकती है, लेकिन चाहे आप कितना भी कमा रहे हैं, सामने वाला अनावश्यक रूप से आपसे डिमांड करता है। उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया लेकिन वो कहता है मैंने 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए शादी में लगाए हैं, मुझे वो वापसी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आपका दिल इस बात की गवाही नहीं देगा कि आप सामने वाले को 1 रुपया भी दें। तो दोस्तों आज इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे सामने वाले पर कार्यवाही करवा सकते हैं और कैसे उसको माफी मांगने पर मजबूर कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट, लीगल जजमेंट या फिर लीगल जानकारी लेके आऊं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों पूरी बात को ध्यान से समझिएगा कि आपको इसमें कैसे प्रोसीड करना है। देखिए होता क्या है, लड़की की शादी में जो पैसा होता है वो लड़की की पिटीशन में लिखा जाता है कि उसके माँ बाप ने खर्च किया, माता या पिता ने। जनरली पिता का दिखाया जाता है क्योंकि पिता वर्किंग होता है कि भाई मैंने अपनी बेटी की शादी में सारा खर्चा मैंने किया, 30-40 लाख रुपए का खर्चा किया, इनको इतना रुपया कैश दिया, ये करा वो करा और टोटल एक बहुत बड़ा बिल आपके नाम पे फाड़ दिया जाता है। अब दोस्तों ये पिटीशन कोर्ट में सबमिट हो जाती है और इसके सपोर्ट में उनकी तरफ से एक एफिडेविट भी सबमिट हो जाता है, जिसमें कि वाइफ और उसके पिता माता के द्वारा स्टेटमेंट दी जाती है कि हमने इतना पैसा शादी में खर्च किया। अब दोस्तों अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इनकम टैक्स की तरफ कि इनकम टैक्स इतने पैसे के खर्च करने पर क्या कहता है। अब आप देखिए इनकम टैक्स के स्लॉट जैसे आप जानते होंगे हर साल परिवर्तित होते रहते हैं। तो अभी आप जानते हैं कि लगभग करंट टाइम पे 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में उससे ज्यादा की अर्निंग करते हैं। इसके साथ साथ करंट टाइम पे सारे बैंक अकाउंट भी इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो भी आपकी बैंक इंफॉर्मेशन होती है वो इनकम टैक्स के साथ भी शेयर होती है। और इसके साथ साथ बैंक में यदि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि बहुत सारा पैसा एक साथ जमा किया जाता है या बहुत सारा पैसा एक साथ निकाला जाता है, तो उसकी सूचना बैंक के द्वारा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अब दोस्तों आपकी वाइफ के पिताजी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और आपकी वाइफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि मेरे पिताजी ने इतना रुपया खर्च किया। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो वाइफ के पिताजी हैं वो कौन से विभाग में नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी क्या थी। अब मान लेते हैं उनकी सैलरी 25,000 रुपये महीना थी। अब सवाल ये आता है कि जब उनकी सैलरी 20-25 हजार रुपये महीना थी तो ऐसे में उन्होंने 30-40 लाख रुपए शादी के लिए कैसे खर्च कर दिए। वो 30-40 लाख रुपए कहां से लेकर के आए, इसका तो सीधा सा मतलब हो गया कि वो घूसखोर व्यक्ति अपने टाइम पर रहे होंगे और उन्होंने ऊपर का ब्लैक मनी लिया है जो कि उन्होंने शादी में लगाया। क्योंकि यदि वो अपनी वाइट की बात करें तो उनके पास सैलरी के अलावा तो फिर कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख सकते हैं और उस लेटर में आप यह हवाला देंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा इस कोर्ट में इस नंबर का एक केस दायर किया गया है, जिसमें उसकी स्टेटमेंट यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उसने एक साथ 30 लाख रुपए खर्च किए हैं। और जितना आपकी जानकारी में है, क्योंकि आप उस वाइफ के हस्बैंड रह चुके हैं, तो उन्होंने कभी भी इतना पैसा, इतनी इनकम टैक्स में शो नहीं करी है और ना ही ऐसा कोई टैक्स भरा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये लोग इनकम टैक्स विभाग के साथ इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपकी वाइफ ने कोर्ट के अंदर जो पिटीशन और एफिडेविट दिए होंगे जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि उसके पिताजी ने 30 से 40 लाख रुपए इस तारीख को शादी में खर्च किया है, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आपको कोर्ट से निकलवानी है और वो भी इस लेटर के साथ अटैच कर देनी है और फिर इन सब चीजों को आपको इनकम टैक्स विभाग को भेज देना है। दोस्तों अब इनकम टैक्स विभाग की नजर में जब ये आएगा कि इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है लेकिन इनकम टैक्स के पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है, तो इनकम टैक्स
इस पर सजग हो जाएगा और हो सकता है कि आपने जो लेटर भेजा है इस लेटर के जवाब में इनकम टैक्स उन लोगों को एक लेटर जारी करे कि आप जस्टिफिकेशन दें कि आपने जो इतना पैसा खर्च किया है ये आपके पास कहां से आया, क्या आपने इस पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल टैक्स अदा किया है या नहीं किया है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, अगर उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया होगा तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यदि उन्होंने शादी में इतना पैसा खर्च नहीं किया है तो वो इनकम टैक्स को उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अब उनके पास सिर्फ यही रास्ता होगा कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या तो ब्यौरा दें कि भाई उनके पास इतना सारा पैसा कहां से आया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर लिख के भेजें कि भाई इतना पैसा उन्होंने नहीं लगाया है, इसलिए इनकम टैक्स विभाग के द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। अब दोस्तों यदि इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही से बचने के लिए वो लोग इनकम टैक्स विभाग को ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि उन्होंने इतना पैसा नहीं लगाया है और ये बात गलत है, तो ऐसे केस में आप आरटीआई लगा करके उनके इस जवाब की एक कॉपी निकाल करके कोर्ट में जो आपका केस चल रहा है उस कोर्ट में सबमिट कर देंगे, जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि अपनी पिटीशन और कोर्ट के एफिडेविट में उन्होंने झूठ बोला है, जिससे कि उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी और आपके द्वारा भी झूठे एविडेंस देने के केस में उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया कि किस तरह से आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि उन्होंने गड्ढा आपके लिए खोदा और गिर गए उसमें खुद। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई करना है जब भी आपके ऊपर ऐसा कोई केस आता है जिसके अंतर्गत ये लिखा जाता है कि लड़की के माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया लेकिन एक्चुअल में उन्होंने नहीं किया होता है, तो आपने ये काम जरूर करना है। पर दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से इनकम टैक्स विभाग पर है कि अगर वो इस बात को सही समझेगा तो ही वो उनको जवाब तलब करेगा। ऐसा 100% श्योर नहीं है कि आपके लेटर लिखने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करे ही, लेकिन यदि आप अपने लेटर को एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर बनवाते हैं, इस तरह से बनवाते हैं कि इनकम टैक्स को भी लगे वाकई उसके साथ धोखा किया जा रहा है, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ये होगी कि इनकम टैक्स इस पर कार्रवाई करेगा। और अगर बड़ी अमाउंट की बात है 40 लाख 50 लाख, फिर तो निश्चित रूप से करेगा। तो अब दोस्तों ये बात की बात है कि इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करता है या नहीं करता है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो ऑप्शन तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। यदि किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरे अनुसार इस तकनीक को जरूर अपनाएं, क्योंकि यदि ये सक्सेसफुल होती है तो आपका तो बहुत ज्यादा भला हो जाएगा, नहीं भी होती है तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको एक लेटर ही लिखना है और कुछ सर्टिफाइड कॉपीज ही उसके साथ लगानी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा कुछ एक्सपेंसेज हो रहा है इसके अंदर, तो आप इतना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आपको लीगल जानकारी। यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।